Welcome class 12th students. We were discussing chapter 3 and we are discussed till reduction of ore. जैसा कि आप जानते हैं जो मेटल ओर होती है उसको पहले उसका कंसंट्रेशन या बेनिफेक्शन किया जाता है। उसके बाद जब सारी इम्प्योरिटीज़ अर्थली इम्प्योरिटीज़ हट जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं, फिर अपन जो ओर है उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं थ्रू रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। फिर जब आपको मेटल ऑक्साइड मिल जाती है तो फिर उसका अपन रिडक्शन करके क्रूड मेटल निकालते हैं। ये जो क्रूड मेटल होता है ये 98 to 99% तक प्योर होता है, लेकिन इसमें फिर भी कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं जो रह जाती हैं। तो क्रूड मेटल से प्योर मेटल अपन जो निकालते हैं उसे ही अपन रिफाइनिंग ऑफ ओर कहते हैं। रिफाइनिंग ऑफ ओर की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम क्रूड मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के अलग अलग तरीके हैं। पहला है लिक्वेशन, दूसरा डिस्टिलेशन, देन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, देन जोन रिफाइनिंग, वेपर फेस रिफाइनिंग एंड क्रोमेटोग्राफी। तो अपन पहला पढ़ेंगे लिक्वेशन। लिक्वेशन जैसा कि आप वर्ड से समझ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, जो मेटल ओर होगी उस मतलब जो आपने क्रूड मेटल ले लिया निकाला है उसका अपन लिक्विड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको हीट करना पड़ेगा। और आपको ये ध्यान रखना होगा ये ऐसे मेटल्स के लिए अपन यूज़ करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। मतलब इम्प्योरिटीज़ जो हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और वह ऐसे के ऐसे रह जाएंगी, और जो मेटल है वो पिघल कर इस दूसरे कंटेनर में आकर इकट्ठा हो जाएगा। जैसे कि टिन, लेड और बिस्मिथ जो है मेनली इस तरीके से अपन प्यूरिफाई करते हैं। प्रोसेस है इसका, क्रूड मेटल इज हीटेड ऑन स्लोपिंग हर्थ। ये आपको दिख रहा है स्लोपिंग सरफेस है, इसी को ही अपन स्लोपिंग हर्थ कहेंगे। फ्यूज्ड मेटल फ्लो वाइल इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड एज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि अपन जानते हैं जो मेटल है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो पिघल कर यहाँ इसके स्लोपिंग सरफेस से नीचे होता होता प्योर मेटल वाले कंटेनर में गिरता रहेगा, और इम्प्योरिटीज़ क्योंकि उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है वो ऐसे के ऐसे ही वहाँ रुक जाएंगी। ये आप यहाँ इस फिगर से और अच्छे से समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन ऐसे मेटल्स के लिए अपन करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। मेनली जिंक, मरकरी और कैडमियम जो हैं इस मेथड से प्यूरिफाई किए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, आप एक फ्लास्क लेंगे, उसमें थर्मामीटर लगाएंगे, उसके अंदर आप जो आपका इम्प्योर मेटल है उसको डालेंगे। तो जो मेटल्स है, क्योंकि मेटल का लो बॉइलिंग पॉइंट है तो वो भाप बन के ऊपर उठने लगेगा। अब जो भाप ऊपर उठ रही है उसको ठंडा करने के लिए अपन एक कंडेंसर लगाते हैं। ये कंडेंसर क्या करेगा, वो जो भाप बन रही है उसको वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और फिर ये जो मेटल है आपका प्योर रहेगा और ये प्योर मेटल वाले कंटेनर में गिरता रहेगा, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे फ्लास्क में रह जाएंगी। नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट इन द फ्लास्क। तो आप इसको और इस फिगर से और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि दिख रहा है वेपर्स यहाँ उठ रही हैं, जब आप इसको हीट करेंगे, फिर यहाँ कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर इस वेपर्स को बिल्कुल इसको लिक्विड फॉर्म में कर देगा कन्वर्ट, और ये ड्रॉप वाइज आपका यहाँ जो है प्योर मेटल इकट्ठा होता रहेगा, और जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इस बड़े फ्लास्क में ही रह जाएंगी। जहाँ से वेपर्स बन रही थी वही इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगी। नेक्स्ट है अपनी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इसमें अपन वही है, एक एनोड लेते हैं, कैथोड लेते हैं, और सॉल्यूशन जो होता है वो उसका जो मेटल है उसी का ही सॉल्ट होता है। जैसे एनोड जो लेंगे वो भी जिस मेटल को प्यूरिफाई कर रहे हैं उसका ही इम्प्योर मेटल होगा, कैथोड उसी का ही प्योर मेटल होगा, उसी मेटल का
और सॉल्यूशन उसका सॉल्ट होगा, और इम्प्योरिटीज़ जो नीचे रह जाएंगी उन्हें अपन एनोड मड कहते हैं। ये कैसे मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है, Ag, Au, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और जिंक के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। मान लीजिए आप कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो आप एनोड भी जो है वो इम्प्योर कॉपर की एनोड लेंगे, और कैथोड भी क्या लेंगे, इम्प्योर कैथोड। एनोड तो इम्प्योर कॉपर लेंगे आप, और जो कैथोड होगी वो प्योर कॉपर होगी, और जो सॉल्यूशन होगा वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ से क्या होगा, जो एनोड है, एनोड से ऑक्सीडेशन होता रहेगा, और यहाँ से Cu2 पॉजिटिव आयंस जो है वहाँ कैथोड पर जाकर इकट्ठे होते रहेंगे, और यहाँ से कुछ जो इम्प्योरिटीज़ होंगी जिसे अपन एनोड मड कहेंगे वो नीचे बैठ जाएगी। मेनली जो ये आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये नोबल मेटल्स वाली होती हैं। इसको आप इस डायग्राम से और अच्छे से समझ सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं एनोड क्या होती है। पहले एनोड मोटी होती है क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ और मेटल होता है। फिर जैसे आप ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो एनोड बिल्कुल पतली होती जाती है और कैथोड मोटी होती जाती है। तो आप ये देख रहे हैं कैसे डिसइंटीग्रेट हो रहा है। यहाँ पर ये एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और Cu2 पॉजिटिव कैथोड पे जाकर इकट्ठा होता रहेगा, और ये जो एनोड में जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो नीचे रह जाती हैं, जिसे अपन एनोड मड कहते हैं। तो ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। नेक्स्ट है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग जनरली अपन जर्मेनियम, सिलिकॉन, बेरिलियम, गैलियम और इंडियम के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं मेटल से। इसी तरीके से अगर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा सॉल्युबल हैं तो वो एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगी और फिर बाद में उस एंड को काट दिया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं क्रूड मेटल पूरा मोटी रोड होती है क्रूड मेटल की। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ है ना बिल्कुल हीटिंग जोन यहाँ से बिल्कुल सर्कुलर शेप में चलता हुआ आता है। अब ये क्या करेगा, ये जो आपकी यहाँ इम्प्योरिटीज़ होंगी, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ सॉल्यूबल हैं तो वो इस हीटिंग जोन के साथ चिपक जाती हैं, इस हीटर के साथ चिपक जाती हैं, और आपकी जो रोड है ये जहाँ से साफ़ हो जाती है वहाँ से पतली हो जाती है, और फिर लास्ट में जहाँ ये बिल्कुल एक एंड पे आके जब सारी इम्प्योरिटीज़ इकट्ठा हो जाती हैं तो फिर उसको काट दिया जाता है। आप इसको इस डायग्राम से और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जैसे जैसे ये पूरा इम्प्योरिटीज़ अपने साथ लेके जा रहा है, ये जो कॉइल है ये बहुत हीटेड होती है। हीट होने की वजह से ये सारी इम्प्योरिटीज़ अपने साथ ले लेती है, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा सॉल्यूबल है, और फिर जब एक साथ इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं तो फिर उस एंड को लास्ट में काट दिया जाता है। इसके अलावा ये आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये सर्कुलर हीटर है जो चलता जा रहा है। जहाँ से आप साफ़ कर देंगे, जहाँ से इम्प्योरिटीज़ हट जाएंगी वहाँ से आपकी जो रोड होगी वो पतली हो जाएगी। ये आप प्रैक्टिकल यूज़ देख सकते हैं किस तरीके से आयरन को जर्मेनियम को जो है रिफाइन किया जाता है। आप देख रहे हैं ये हीटिंग जोन है। अब ये इसको बिल्कुल इसके पास चलाएंगे, और फिर जब ये सारी इम्प्योरिटीज़ एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर इसके एक लास्ट वाले एंड को काट दिया जाएगा। तो ये होता है आपका जोन रिफाइनिंग। आई होप आपके समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है वेपर रिफाइनिंग। वेपर रिफाइनिंग जो है निकेल, जिरकोनियम और टिटेनियम के लिए लिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो मेटल होता है उसको पहले वॉलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद जो आपका वॉलेटाइल कंपाउंड है उसको डिकम्पोज करके प्योर मेटल उससे निकाला जाता है। इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इम्प्योरिटीज़ की तरह रिमूव कर दी जाती हैं। तो जो निकल के लिए प्रोसेस होता है उसे अपन मॉन्ड प्रोसेस कहते हैं, और जिरकोनियम और टिटेनियम के लिए वान आर्कल मेथड है। आप क्या करोगे, इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास ये जो है
ये आप ऐसे समझ सकते हैं, दो आपके पास कंटेनर है यहाँ पर। एक में तो आप क्या करोगे, ये जो ये निकल जो है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके NiCO4 बना लेगा, मतलब वॉलेटाइल कंपाउंड। NiCO4 जो होता है वो एक वॉलेटाइल कंपाउंड होता है। अब इस वॉलेटाइल कंपाउंड का अपन ये जो दूसरा कंटेनर है डिकम्पोजिशन कंटेनर, इसमें क्या करेंगे, इसको और ज़्यादा टेम्परेचर देंगे। जो टेम्परेचर अपन पहले कंटेनर में दे रहे थे उससे ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, तो जो निकल होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, और प्योर निकल अपन डिकम्पोजिशन चैम्बर में इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन है वो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। पहले आपने क्या किया, निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट किया और आपका टेम्परेचर अराउंड 350 केल्विन रहेगा। इससे क्या होगा, जो आपका एक वॉलेटाइल कंपाउंड बनेगा जो है NiCO4, दैट इज निकल टेट्रा कार्बोनिल। अब ये जो निकल टेट्रा कार्बोनिल है इसको दूसरे डिकम्पोजिशन चैम्बर में लेते हैं और इसको जितना आपने पहले हीट किया उससे ज़्यादा हीट करेंगे, तो निकल जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा और आपको प्योर मेटल मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। बिल्कुल यही मेथड जिरकोनियम और टिटेनियम के लिए होता है, लेकिन अपन ने उसका नाम अलग दे दिया जो कि है वान आर्कल मेथड। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहाँ आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे थे, यहाँ अपन आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, जो दूसरी बार जब डिकम्पोजिशन चैम्बर में जो अपन का टेम्परेचर होता है वो पहले वाले टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आप इसका डायग्राम ये देख सकते हैं, यहाँ ये भी दो चैम्बर हैं इसमें। तो आपने क्या किया, पहले 870 केल्विन पे टिटेनियम को आयोडीन के साथ रिएक्ट कराया, तो ये बिल्कुल TiI4 कंपाउंड बनाएगा जो कि वॉलेटाइल होगा। अब ये वॉलेटाइल कंपाउंड ऊपर उठेगा और फिर जो दूसरा कंटेनर है वहाँ और ज़्यादा हीट इसको मिलेगी और ये क्या करेगा, डिकम्पोज हो जाएगा प्योर मेटल में और आयोडीन ऐसे कैसे रिलीज़ हो जाएगा। तो आई होप ये आपको मेथड समझ आए होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, इसमें पहले अपन वॉलेटाइल कंपाउंड बनाते हैं, फिर वो जो वॉलेटाइल कंपाउंड होता है उसको डिकम्पोज कर लिया जाता है और जो डिकम्पोजिशन चैम्बर का जो टेम्परेचर होता है वो पहले वाले टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। वैसे तो जनरली इसको लैंथेनॉइड्स के सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस होता है, कोई एक अलग अलग कंपोनेंट कहाँ कहाँ किस हिसाब से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उस हिसाब से जो है अपन क्रोमेटोग्राफिक मेथड अप्लाई करते हैं। इसमें जो एड्जॉर्बेंट लिया जाता है वो एल्यूमिना होता है और इसे अपन स्टेशनरी फेज कहते हैं। अब जो आपका जो भी मिक्सचर है उसमें अपन सुइटेबल सॉल्वेंट डाल देते हैं, जिसको अब वो कुछ भी हो सकता है। फिर जो मिक्सचर और अपन ने सॉल्वेंट डाला वो क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, जिसको अपन इलुएंट या फिर मोबाइल फेज कहते हैं। फिर जो वीकली एब्जॉर्ब्ड कंपोनेंट होगा वो पहले आ जाएगा और अपन उसको रिमूव कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इलुएंट अपन मिक्सचर, अपना मिक्सचर है इसमें इलुएंट ऐड किया। अभी जो इलुएंट है ये इस मिक्सचर के साथ साथ होकर स्टेशनरी फेज से जब गुजरेगा तो जहाँ जौन सा कंपोनेंट एब्जॉर्ब होगा उस हिसाब से ये कलर बैंड शो कर देता है। तो आप इसको इस डायग्राम से और अच्छे से समझ सकते हैं। आप ये देख सकते हैं डायग्राम। मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इट डिजॉल्व इन द मोबाइल फेज। अपन ने मोबाइल फेज में डाला है, मोबाइल फेज है। जो आपका ब्यूरेट में समान है एल्यूमिना वो स्टेशनरी फेज होगा। अब अपन ने क्या किया, जैसे ही डाला फिर जो मोबाइल फेज अपन जैसे ही कंपोनेंट मिक्सचर में ऐड करेंगे तो फिर वो सेपरेट होने लग जाएगा। अब जैसे आप मान लीजिए सबसे कम एब्जॉर्ब
ग्रीन हो रहा है तो ग्रीन सबसे नीचे आ जाएगा पहले, और अपन पहले उसको कलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद रेड वाला कंपोनेंट नीचे आएगा। अभी आपको अलग अलग जगह कलर बैंड्स दिखा देगा। तो ये कलर बैंड्स किस वजह से दिखाते हैं, जो अपन एलिमेंट डालते हैं वही कलर बैंड शो कर देता है। इसके बाद रेड के बाद फिर ब्लू को अपन अलग जो है निकाल लेंगे। तो इस तरीके से अपन जो है लैंथेनॉइड्स का सेपरेशन करते हैं। मेनली ये लैंथेनॉइड्स के सेपरेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा एक पहले यूज़ किया जाता था पॉलिंग मेथड। जो इसमें क्या होता था, अपन है ना जो लकड़ी के जो लॉग्स होते हैं उनसे सेपरेशन करते थे। जो लकड़ी के जो लॉग्स होते हैं उनसे जो स्कम झाग आ जाता, जो गंदगी ऊपर आ जाती है, उसमें जो वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। पॉलिंग मेथड अब यूज़ नहीं किया जाता। आई होप आपको रिफाइनिंग के प्रोसेस समझ आए होंगे। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे।